साल होने के बाद भी वो माँ बाप नहीं बन पाया। व्रत रखा और फिर उसका सपना पूरा हुआ। मोहन और सीमा को एक बेटा हुआ और उसका नाम मोनू रखा। देखो जी, हमारा बेटा कितना खूबसूरत है। वो तो होगा ही, मुझ पर जो गया है। वो दोनों बहुत खुश हैं। मोहन एक दिन काम से लौटते वक्त मोनू के लिए एक लॉकेट खरीद कर लाया। लॉकेट में मोहन, सीमा और मोनू की प्यारी छवि है। जानिए, ये जीवन भर मोनू के पास रहेगा। वो तो ठीक है, पर ये इतना बदमाश है कि पूछो मत, सोता ही नहीं है। अरे सीमा, तुम इसको लोरी सुनाओ ना। लोरी सुनकर सारे बच्चे सो जाते हैं। सीमा लोरी सुनाना शुरू करती है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा। ऐसे ही दिन भी बीतते रहे। मोनू थोड़ा बड़ा हुआ। एक दिन मोनू ने मेले में घूमने जाने की जिद पकड़ ली। दुर्गा माँ के मंडप के पास मेला लगा था। महेश और सीमा मोनू को मेले में लेकर गए, मगर तभी दुर्घटना घटी। मेले में अचानक से आग लग गई। अरे बाप रे, मेले में आग लग गई है, भागो, अरे भागो। सीमा भागो, आग लग गई है। आप मोनू को छोड़िएगा मत। सभी इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगे और फिर वही हुआ जिसका डर था। मोहन से मोनू का हाथ छूट जाता है। मोनू वहीं गिर जाता है। माँ, पापा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इतने शोर में सीमा और मोहन मोनू को सुन नहीं पाए। भीड़ से दूर जाकर वो मोनू को ढूंढने लगे। अरे मोनू कहाँ गया? मोनू, आपने मेरे मोनू का हाथ छोड़ दिया। अरे इतनी भीड़ में कब और क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। ढूंढो उसे। मोनू, मोनू, मेरा मोनू। दोनों ने मिलकर मोनू को बहुत ढूंढा, मगर मोनू नहीं मिला। मोहन और सीमा रोते हुए घर चले आए। सीमा ने रोते हुए कहा, हे भगवान, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हे भगवान, आज मेले में क्यों गए हम? वो सब मुझे नहीं पता। मुझे मेरा मोनू वापस चाहिए। मुझे मेरा मोनू ला दो। मेरा मोनू ला दो मुझे। ठीक है सीमा, तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मोनू को ढूंढ कर ही लाऊंगा। ये बोलकर मोहन घर से निकल गया और रास्ते में इधर उधर मोनू को ढूंढता रहा। ढूंढा जी, मेरा मोनू कहीं मिला? नहीं सीमा, मैंने सब जगह ढूंढा पर मोनू कहीं भी नहीं मिला। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ। मेरा मोनू मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मेरा मोनू वापस आएगा। आज ये वचन देता हूँ, मैं मोनू को तुम्हारी गोद में ला कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। अगले दिन से मोहन बस मोनू को ढूंढता रहा और सीमा घर पर रोती रही। कुछ दिन बीत गए। काम पर न जाने की वजह से मोहन का काम भी चला गया और घर पर रो रो कर सीमा पागल सी हो गई। कुछ दिन बाद घर का सारा राशन खत्म हो गया। तब दोनों को मालूम हुआ कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर खाना ही ना मिले तो वो मोनू को ढूंढेंगे कैसे? ये सोचकर दोनों ने अमीरों के घर नौकरी शुरू की। उन घरों में मोहन घर की साफ सफाई करने से लेकर कपड़े धोने तक सारा काम करता रहा और सरला उन घरों में खाना बनाने लगी। काम के बाद बचे हुए समय में मोनू की खोज में दोनों बस इधर उधर भागते रहे। देखना सीमा, मोनू एक दिन जरूर मिलेगा। बस उसे एक बार देख लूं इन आंखों से, मैं भगवान से दुआ मांगती हूँ। ऐसे ही 25 साल बीत गए, मगर मोनू अभी तक नहीं मिला। इतने दिनों में मोहन और सीमा बहुत सारे घरों में काम कर चुके हैं। एक दिन दोनों को खबर मिली कि शहर में एक अभिषेक नाम का आदमी आया है। उसकी उम्र तो बस 30 साल है, मगर उसके पास पैसे बहुत हैं और उसको 2 काम करने वालों की जरूरत है। तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। मोहन और सीमा उसके पास जाते हैं। मालिक, हमें ये काम दे दीजिए मालिक। हमें काम की बहुत जरूरत है। हाँ, तुम दोनों काम कर पाओगे क्या? इतनी उम्र जो हो गई है। किसी काम के नहीं, भगा दो इन दोनों को। नहीं नहीं मालकिन, हम बिना कुछ कहे काम करेंगे, बस हमें इस काम के लिए रख लीजिए। ठीक है, रख तो लेंगे, मगर काम के वक्त थोड़ा सा भी नखरा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोहन और सीमा को काम मिल जाता है और दोनों काम पर लग जाते हैं। मोहन घर साफ करता है और सीमा खाना बनाने में लग जाती है। ए बुड्ढे, उधर ठीक से साफ नहीं हुआ, ठीक से साफ कर चल। जी मालकिन, अभी करता हूँ। अरे ठीक से कर, ये वाला कोना क्या तेरा बाप साफ करेगा?
मोहन चुपचाप सुनता रहता है और काम करता रहता है। उधर सीमा खाना बना लेती है। अभिषेक और ऋतु दोनों खाने के लिए बैठते हैं। सीमा दोनों को खाना देती है और चुपचाप पास में खड़ी रहती है। अभिषेक पहला निवाला लेता है और कहीं खो जाता है। अरे ये क्या हुआ अभिषेक? क्या हुआ मालिक? खाना अच्छा नहीं बना है क्या? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। ये स्वाद बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। जाना पहचाना? ये कैसे हो सकता है? सीमा ने तो पहली बार खाना बनाया है इस घर में। हाँ वो बात तो है, पता नहीं ये मेरा भ्रम हो सकता है। दोनों खाना खा लेते हैं, लेकिन तभी मोहन गलती से कांच का बर्तन जमीन पर गिरा देता है और वो टूट जाता है। ऋतु बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे ये क्या कर दिया इस बूढ़े ने? इतना महंगा बर्तन तोड़ दिया। माफ करना मालकिन, गलती हो गई। गलती? इस घर में गलती की कोई माफी नहीं है। तभी अभिषेक एक छड़ी लाता है और मोहन को मारने लगता है। सीमा भाग कर आती है और अभिषेक के पैर पकड़ लेती है। माफ कर दीजिए मालिक, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। लो बहाना शुरू। मैंने तभी बोला था कि इन दोनों को निकाल दो। अब भुगतो। आप मुझे मारिए मालिक, लेकिन इन्हें छोड़ दीजिए। हाँ तुझे भी मारूंगी। मार खाने का बहुत शौक चढ़ा है ना तुझे? दोनों चिल्लाते हैं। मारने के बाद अभिषेक और ऋतु अपने कमरे में चले जाते हैं। रात में सीमा और मोहन रसोई में सो रहे होते हैं। तभी वो सुनते हैं कि रात को अभिषेक अपने कमरे में चिल्ला रहा है। माँ, मुझे ले चल माँ। मालिक ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? तभी सीमा अभिषेक के कमरे के बाहर जाकर मालकिन पुकारती है। तभी ऋतु दरवाजा खोलती है और कहती है, क्या हुआ इतनी रात को? मालिक चिल्ला रहे हैं, सुनकर रह नहीं पाई। अभिषेक को बीमारी है, उसको कभी कभी नींद नहीं आती, तब वो ऐसे ही चिल्लाता है। मैं कोशिश करके देखूं। तू क्या करेगी? लोरी सुनाऊंगी। लोरी से सभी सो जाते हैं। सीमा अभिषेक के पास जाती है और लोरी सुनाती है। लल्ला लल्ला लोरी दूध। अभिषेक तुरंत सो जाता है। ऋतु को आश्चर्य होता है, लेकिन सुबह अभिषेक ऑफिस के लिए निकलता है। उसके ऑफिस में आज एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए वो हड़बड़ी में घर से निकलता है और बिना इधर उधर देखे रास्ता पार करता है। पर तभी रास्ते में गाड़ी आकर उसे धक्का मार देती है और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। ऋतु, सीमा और मोहन दौड़कर उसके पास जाते हैं। तीनों मिलकर अभिषेक को उठाने की कोशिश करते हैं और तभी मोहन और सीमा देखते हैं कि अभिषेक के गले में एक लॉकेट है। ये वही लॉकेट है जिसे मोहन ने मोनू के गले में पहनाया था। मोहन और सीमा उस लॉकेट को देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये लॉकेट मालिक के पास कैसे आया? ये लॉकेट तो अभिषेक के पास बचपन से है। वो अनाथ है, किसी मेले में खो गया था। अभिषेक से ही सुना है मैंने। मेले में आग लगने के कारण दौड़ते हुए वो गिर गया था और उसके पापा से उसका हाथ छूट गया था। फिर सब कुछ खत्म होने के बाद जब वो मेले के पास बैठकर रो रहा था, तब किसी अनाथ आश्रम के मालिक ने उसे देखा और उसे अपने साथ लेकर गए। अभिषेक ने अनाथ आश्रम में रहकर ही पढ़ाई पूरी की और नौकरी करने बाहर चला गया। बचपन से ये लॉकेट उसके पास है। ये सुनकर मोहन और सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। असल में ये वही लॉकेट है जो मोहन ने मोनू के गले में पहनाया था। आते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, मेरा बच्चा 25 साल पहले खो गया था। इतना ढूंढने के बाद आज वो मिला है हमें। उसको फिर से हमसे अलग मत करना माँ। तभी दुर्गा माँ प्रकट होती है और अभिषेक यानी मोनू को ठीक कर देती है। मोनू को सब कुछ पता चलता है और फिर वो सब समझ जाता है कि क्यों सीमा का बनाया हुआ खाना जाना पहचाना लग रहा था, क्यों सीमा की लोरी सुनकर वो सो गया था। वो मोहन और सीमा पर किए गए अत्याचार की भी माफी मांगता है। माँ, पापा, मुझे माफ कर दो। मैंने आप दोनों पर बहुत अत्याचार किए हैं। मैं उस बात के लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। चुप कर बेटा, माँ बाप से कोई माफी मांगता है क्या? ये बोलकर मोहन और सीमा अपने बेटे को गले लगा लेते हैं। ऋतु भी माफी मांगती है। अंत में सभी एक साथ हो जाते हैं। तरह से बीत गया। तीनों ही हेमा की छोटी बहुएं अमीर घरानों से थीं, जो दहेज में अपनी हर तरह की सुविधा का सामान लेकर आई थीं। सिर्फ एक हिमानी ही गरीब परिवार से थी। नई बहुओं की शादी के लगभग एक हफ्ते बाद। अरे रीमा, तुम्हें माँ, आपने कमरे में क्या एसी चलाया हुआ है? जी हाँ, मैंने एसी ही चलाया हुआ है, लेकिन जेठानी जी यहाँ खड़ी होकर आप ज्यादा इसकी मजे मत लीजिए। मतलब? मुझे कोई मतलब नहीं बताना है। रीमा ऐसे बोलती हुई एसी को बंद करके कमरे से बाहर आ गई।
हिमानी को ये बेरुखा सा बर्ताव काफी अजीब लगा, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। ऐसे ही दोपहर के समय, हाँ, मेरा तो पेट भर गया, अब तो मैं चली अपने कमरे में थोड़ी सी कूलर की हवा खाने। बहू, खा पी कर जल्दी, टेबल पर से बर्तन भी उठाने होते हैं। मैं जानती हूँ मम्मी जी। हाँ तो कहाँ जा रही हो? इन्हें समेट कर जाओ। मम्मी जी, जेठानी जी है तो सही, इन्हें समेटने के लिए तो मैं मेहनत क्यों करूं? जेठानी जी तुम्हारी जेठानी है, क्योंकि कोई नौकरानी नहीं है जो तुम उस बेचारी पर ही गर्मी में सारा लोड डाले रखती हो। मम्मी जी, हम आपकी अमीर बहुएं हैं जिन्होंने आपको भर भर कर दहेज दिया है। जेठानी जी ने क्या दिया है? ना उनकी शक्ल अच्छी है, न रंग रूप, और तो और वो दहेज भी कुछ खास नहीं लाई थी, तो घर के काम वही तो करेंगी। उल्टा अपनी सास को ही समझाकर सावित्री अपने कमाने ही कामों में लगी रहती थी और तीनों अमीर बहुएं अपने अपने कमरों में कोई एसी चलाकर तो कोई कूलर पंखे में ही अपना समय गुजार देती थी। हिमानी के कमरे में किसी भी तरह के कूलर और एसी की सुविधा नहीं थी। एक पंखा उसके कमरे में लगा हुआ था जो ठीक से हवा नहीं देता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था। तीनों देवरानियां गर्मी में अपने कमरों में से निकलती भी नहीं थी और बेचारी हिमानी ही पागलों की तरह घर के सारे काम करती रहती थी। हिमानी, कहाँ जा रही हो? माँ जी, मैं खाना बनाने जा रही थी। तू खाना क्यों बनाएगी? सुबह से सारे काम तू ही कर रही है। तू घर की बड़ी बहू है, अपनी देवरानियों को बोल कि वो कोई काम देखें। माँ जी, उन्हें बोलने का कोई फायदा नहीं है, वो कोई काम नहीं करेंगी। शादी एक साथ की थी, लेकिन शादी के पूरे 1 साल बाद उसकी बड़ी बहू, जो कि बहुत सुंदर और गोरी थी, वो गर्भवती होती है। लेकिन छोटी बहू शिल्पा को प्रेगनेंसी में कुछ दिक्कतें आती हैं, जिसके चलते वह गर्भवती नहीं हो पाती। कुछ ही देर में शिल्पा गर्मा गर्म सूप बनाकर अपनी जेठानी के लिए ले आती है। ये लीजिए जेठानी जी, मैं आपके लिए सूप बनाकर लाई हूँ। निरंजना सूप तो ले लेती है, लेकिन सूप लेने के बाद वह अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। दरअसल मेरी माँ का फोन आया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि बच्चे के समय मेरे सामने मेरे पति और सुंदर सुंदर बच्चों की फोटो अगर हो तो अच्छा होगा। जो दिखने में गोरे हो तभी बच्चा गोरा पैदा होगा। हाँ हाँ बहू, ये तो तुम्हारी माँ ने बिल्कुल सही कहा है। चिंता मत करो, कल ही मैं तुम्हारे कमरे में चारों तरफ गोरे बच्चों की फोटो लगवा दूंगी। हाँ हाँ, ये तो ठीक ही है, लेकिन अगर आप शिल्पा को भी मुझसे थोड़ा दूर रखो तो अच्छा होगा। कहीं शिल्पा के काले रंग का परछावा मेरे होने वाले बच्चे के ऊपर ना पड़ जाए। ये सुनकर शिल्पा को थोड़ा बुरा लगता है। कोकिला शिल्पा की तरफ देखकर कहती है, शिल्पा, कल से तुम निरंजना के आसपास मत जाना। ऐसा कहकर कोकिला वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी शिल्पा मायूस होकर कमरे से बाहर निकल जाती है। तभी उसे बाहर कोकिला मिल जाती है और उससे कहती है, अरे बहू, मुझे माफ करना, मैं ऐसा चाहती तो नहीं थी, लेकिन तुम तो जानती हो हमारे घर का ये पहला बच्चा होगा और मैं कुछ भी ऐसा नहीं चाहती जिससे बड़ी बहू को तकलीफ हो। कोई नहीं माँ जी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। मेरा रंग काला है, इसमें मेरी ही गलती है। ऐसा कहकर शिल्पा घर के कामों में लग जाती। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते। एक दिन शिल्पा रसोई में खाना बना रही होती है। खाना बनाते बनाते अचानक से उसको चक्कर आते हैं और वो रसोई में ही बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ विशाल आ जाता है। अरे अरे, ये क्या? शिल्पा, शिल्पा उठो, शिल्पा क्या हुआ? टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद डॉक्टर विशाल के पास आते हैं और उससे कहते हैं, अरे मुबारक हो, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। डॉक्टर की बात सुनते ही विशाल बहुत खुश हो जाता है और अपनी पत्नी शिल्पा के पास पहुंचकर उसे गले से लगाकर कहते हैं, मुबारक हो तुम्हें, तुम माँ बनने वाली हो और मैं पिता बनने वाला हूँ। आखिरकार तुमने मुझे ये दिन दिखाई दिया। विशाल तो बहुत खुश होता है, लेकिन जब वह अपनी पत्नी को वापस घर लाकर घर के सभी सदस्य को इसके बारे में बताता है तो सभी लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। अरे तो क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ गर्भवती ही तो हुई है, कौन सा तीर मारा है? अब मुझे ही देख लो, मेरा दूसरा महीना चल रहा है। वैसे भी इसका तो हमेशा का ही है, देख लेना, आज तो गर्भवती हो गई, लेकिन कुछ दिन में ही इसकी तबीयत खराब हो जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा कहकर कोकिला वहाँ से चली जाती है। देखते ही देखते कुछ महीने बीतने लगते हैं। बेचारी शिल्पा का पेट कुछ ही दिनों में निरंजना के पेट से भी ज्यादा बड़ा दिखने लगता है, जिसके चलते निरंजना को अजीब सा लगता है और वह अपनी सास से कहती है, जरा मेरी देवरानी का पेट तो देखो माँ जी, ऐसा लग रहा है जैसे पेट के अंदर ईंट पत्थर भर लिए। अरे दिखा लो डॉक्टर को, ये हकीकत में गर्भवती है भी या नहीं। ये सब विशाल सुन लेता है। जब से शिल्पा के गर्भवती होने का पता चला है, मैं एक बार भी उस डॉक्टर के पास चेकअप करवाने नहीं लेकर गया हूँ। चलो शिल्पा, आज मैं तुम्हें डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाऊंगा।
विशाल अपनी पत्नी शिल्पा से बहुत प्यार करता था। उसे शिल्पा के रंग रूप से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसे शिल्पा का व्यवहार बहुत भाता था। वह शिल्पा को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ के पेट का एक्सरा होता है, जिसे देखकर डॉक्टर विशाल से कहता है, अरे तुम्हारी पत्नी को तो जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, आज से तुम्हें उसका थोड़ा अच्छे से ख्याल रखना होगा। ये सुनकर विशाल बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी शिल्पा को ध्यान पूर्वक वापस घर ले आता है। वह घर के सभी सदस्यों को इसके बारे में बताता है। माँ, जानती हो आप, शिल्पा को जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। डॉक्टर ने कहा है कि उसका अच्छे से ख्याल रखना है। अरे तो क्या हुआ, बच्चा ही तो है, तेरी भाभी को भी होने वाला है। क्या तूने कभी उसके बारे में सोचा? शिल्पा को बोल जल्दी से कुछ बनाकर तेरी भाभी को खिला देगी, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। कोकिला ऐसा कहकर चली जाती है, जिसके बाद विशाल खुद ही रसोई में जाता है और अपनी पत्नी के साथ अपनी भाभी के लिए भी खाना बनाता है। उसके बाद वह खाना ले जाकर अपनी भाभी को सबसे पहले देता है और उसे शिल्पा के जुड़वा बच्चे के बारे में बताता है। ये सुनकर निरंजना अंदर ही अंदर जलने लगती है। विशाल उसे खाना देने के बाद अपनी पत्नी शिल्पा को खाना खिलाने पहुंच जाता है। अजी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझसे कह दिया होता, मैं खुद ही बना देती। अरे तुम मेरे बच्चों को जन्म देने वाली हो, अब मैं तुम्हारा ख्याल भी न रखूं? हाँ? ये सुनकर शिल्पा बहुत खुश होती है, लेकिन तभी वहाँ निरंजना आ जाती है। अरे देवरानी, तुम यहाँ मेरे देवर से सेवा करवा रही हो, क्या तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है? कहिए दीदी, आपको क्या चाहिए, मैं अभी दे देती हूँ। अरे बस बस, अब जब मैं उठी हूँ तो मैं ही ले लूंगी, तुम्हें जब फुर्सत मिले तब मेरे पास आ जाना, मुझे तुमसे कुछ काम करवाने हैं। ऐसा कहकर निरंजना वहाँ से चली जाती, जिसके चलते शिल्पा ये सब सुनकर अपना खाना भी अधूरा छोड़ देती है और निरंजना के काम करने पहुँच जाती है। वहीं निरंजना अपने मन ही मन सोचती है, इसको जुड़वा बच्चे क्यों हो रहे हैं, इससे अच्छा तो कोई हादसा हो जाए जिसके चलते इसके दोनों बच्चे इसके पेट में ही मर जाएं। निरंजना ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने बिस्तर के बराबर वाली टेबल पर केले नजर आते हैं। निरंजना उन केलों को उठाती है और खा लेती है और उसके छिलके अपने कमरे में जगह जगह फेंक देती है। बेचारी मेरे कमरे में मेरी मदद करने आई थी, लेकिन अब मेरे कपड़े अलमारी में लगाते लगाते इसका पैर इस केले के छिलके पर पड़ेगा और ये फिसल कर गिर जाएगी, जिसके चलते इसके दोनों बच्चों से छुटकारा मिल जाएगा। निरंजना ऐसा कहकर खुश हो रही थी, तभी शिल्पा पिलो के कवर लेकर उसके पास आ ही रही थी, लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वह निरंजना के ऊपर ही उसके पेट पर गिर जाती है, जिससे दोनों को लीवर, पेट और पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जिसके बाद घर के सभी सदस्य उन दोनों को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, जहां निरंजना का बच्चा मर जाता है, लेकिन उसकी काली देवरानी के जुड़वा बच्चे सही सलामत होते हैं, जो कि बहुत सुंदर और गोरे होते हैं। बेचारी निरंजना अपनी गलती का पछतावा करते हुए रो रही होती है। ये सब मेरी ही गलती है, मैंने अपनी घमंड के चलते अपनी देवरानी का बुरा सोचा, लेकिन उल्टा मेरा ही बुरा हो गया। ये सब कोकिला सुन लेती है। ये क्या कह रही हो बहू, कौन सी गलती का पछतावा कर रही हो तुम? निरंजना अपनी गलती अपनी सास को बताती है, जिसके चलते कोकिला को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भी गलती थी। वह भी शिल्पा को उसके रंग की वजह से बहुत बुरा भला कहती थी। तभी वहाँ शिल्पा अपने दोनों जुड़वा बच्चों को गोदी में लेकर आती है और अपना एक बच्चा निरंजना को देते हुए कहती है, जेठानी जी, मैं 2 बच्चे पालकर क्या करूंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरा एक बच्चा आप पालो, क्योंकि आप एक बहुत अच्छी माँ बन सकती हो। अपनी गोदी में बच्चे को देखकर निरंजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो शिल्पा, मैंने तुम्हारे लिए कुआं खोदा था, लेकिन उसमें मैं ही गिर गई। जो हुआ उसे भूल जाइए, मैं तो आपको पहले ही माफ कर चुकी हूँ। आज से एक बच्चा आपका और एक बच्चा मेरा। उस दिन के बाद से शिल्पा